नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुणम जहां शेख और आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम यूपी स्पेशल में आपको हम बताएंगे दिन भर में कौन कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही है और उन खबरों का सरोकार क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि सीएम योगी कैसे बड़े से बड़े कामों को आसानी से कर जाते हैं। लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विवाद चल रहा है और देश के कई राज्यों में लाउडस्पीकर के शोर पर पक्ष और विपक्ष में जोर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन योगी के एक फरमान पर जिस तरह से सभी मजहब के लोगों ने खुद अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतार कर यहां पर जमा करवा दिया है। लेकिन अब योगी की एक और पहल जो है वो सामने आई है लाउडस्पीकर को लेकर। जैसे आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर में कौन सी पहल है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। दूसरी खबर जो है वो तकनीकी को लेकर है। देश में सबसे बड़े राज्यों की सबसे बड़ी विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने ऐसा क्या कुछ बोल दिया है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और जिसे प्रदेश की कमान योगी संभाल रहे हो फिर उनकी काबिलियत पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो है ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की अब क्या कुछ रहा है इसको लेकर भी हम जानेंगे। कहते हैं जब नीयत में खोट नहीं हो, इरादा पुख्ता हो तो मंजिलें आसान हो जाया करती हैं। एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर देश के दूसरे राज्य में बवाल, विवाद, वार पलटवार का दौर जारी था। तभी सीएम योगी ने कोर्ट के आदेश को सहारा बनाते हुए फरमान जारी किया कि लाउड स्पीकर एक समय सीमा तक उतर जाने चाहिए। फिर क्या था, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मुख्यमंत्री की पहल को कामयाब बनाने में जुट गए। सूबे के गाँव, कस्बे और जिलों में माइक उतारने की तस्वीरें सामने आने शुरू हो गई। और ये काम किसी एक धर्म या जाति के लोगों ने नहीं किया, बल्कि हर मजहब के लोगों ने सीएम योगी की एक हुंकार में हाँ की। कोई नानुकुर नहीं, बल्कि खुद ब खुद लाउड स्पीकर उतारने में जुट गए। पीठ की और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की हमेशा ये विशेषता रही है कि हमेशा वो समाज में कुछ ऐसा करते हैं, समाज को एक ऐसा मैसेज देने का काम करते हैं ताकि समाज के लोग उस मैसेज के आधार पर अपने में बदलाव करें। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक जो आपने देखा कि जो अपने मंदिर से ही उन्होंने लाउड स्पीकर को उतारा और उन्होंने कल एक आदेश जारी किया कि जो भी लाउड स्पीकर उतरे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जहां उसकी उपयोगिता है, और उन्होंने स्वयं पहल की। तो ये शुरुआत एक योगी, एक संत ही कर सकता है, एक समाज सुधारक ही कर सकता है। और उन्होंने इस प्रकार से करके एक नजीर पेश की है जो आने वाले दिनों में हमेशा लोग इसको याद रखेंगे और हमेशा ये अपेक्षा करेंगे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार से काम करते रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा से लाउड स्पीकर हटाना था। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपील किया सबसे और अपने मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया। और आज जिस तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिन स्कूलों को गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ बहुत दिनों तक वो सांसद रहे हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, कभी अपने सांसद और विधायक निधि से दे इस बात की चिंता नहीं थी कि किसी विद्यालय को लाउड स्पीकर दे दें। तब तो सारी एनर्जी अपने विद्यालय, अपने संस्थान को बढ़ाने में थी। और आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए सस्ती लोकप्रियता राजनीतिक स्टैंड के तहत ये विद्यालयों को लाउड स्पीकर दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने सभी धर्मस्थलों से सख्ती के साथ अवैध लाउड स्पीकर उतरवा दिए। इसके बाद इन लाउड स्पीकर का क्या किया जाए, इसे लेकर सभी पशुपेश में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखनाथ मंदिर और जिला प्रशासन की इस नेक पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जाएंगे। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर अपने मंदिर से उतारकर नजीर बने थे, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ नजीर बनने जा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मंदिर में लाउड स्पीकर उतार करके इसकी पहल की थी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और सबसे पहले इसकी शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से हुई, जहां पर लाउड स्पीकर को उतारने के बाद उसे शैक्षणिक संस्थानों को दिया जा रहा है या जहां पे उसका सदुपयोग हो वहां पे उसे दिया जा रहा है। कल जिलाधिकारी और एसएसपी ने अपने हाथों से ले जाकर के शैक्षिक संस्थान के प्रधानाध्यापक को उसे सुपुर्द किया है और एक नजीर पेश की है। तो निश्चित रूप से भले ही विपक्ष इसको राजनीतिक स्टैंड
लेकिन जिस तरीके से ये पहल की गई है वो अपने आप में सराहनीय पहल है और योगी आदित्यनाथ के इस पहल को लेकर के निश्चित रूप से अब अलग अलग सभी जगहों से उतारे गए लाउड स्पीकर को शैक्षणिक संस्थानों या उनके उपयोगी जगहों पर जाके दिया जाएगा और आने वाले समय में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ इस पहल को लेकर नजीर साबित होंगे। इस निर्णय के अनुपालन में भी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर आगे आया। मंदिर प्रबंधन की तरफ से 2 लाउड स्पीकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा को सौंप दिया। जिला प्रशासन ने इन लाउड स्पीकर को प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र को उपलब्ध करा दिया गया है। ये लाउड स्पीकर स्कूलों में बच्चों की प्रार्थना सभा, राष्ट्रगान और समय समय पर स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक समारोहों और अन्य प्रतियोगी कार्यक्रमों में प्रयोग होंगे। जैसे कोई प्रोग्राम हम स्कूल में कर रहे हैं, डोर टू डोर अभिभावकों से नहीं मिल पा रहे हैं, हमको मुनादी करना हुआ, प्रेयर के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। क्या आदेश दिया गया साहब ने, क्या कहा आपसे? आदेश यही दिया गया है कि मतलब आप स्कूल में जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करना चाहें करिए। सीएम योगी ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश का अनुपालन पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। निर्देश जारी होते ही सबसे पहले पहल उस गोरखनाथ मंदिर से हुई जिसके पीठाधीश्वर खुद सीएम योगी हैं। गोरखनाथ मंदिर में वैसे पहले से ही लाउड स्पीकर की आवाज कम रहती थी। यहाँ अनावश्यक लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ मंदिर की चहारदीवारी की तरफ लगे लाउड स्पीकर का मुंह मंदिर परिसर की ओर करने के साथ इनकी आवाज को मानक 45 डेसिबल से भी कम कर दिया गया। ये जग जाहिर है कि सीएम योगी किसी भी जनहित वाले निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज और कम करने की पहल हुई है। अब स्कूलों के लिए लाउड स्पीकर देने की शुरुआत भी इस मंदिर से हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के सामने की सड़क को 4 लेन बनवाने के लिए मंदिर परिसर की बाउंड्री तोड़वाने में थोड़ी भी हिचक नहीं दिखाई थी। उनका संदेश साफ है कि जनहित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कोई प्रोग्राम हम स्कूल में कर रहे हैं, डोर टू डोर अभिभावकों से नहीं मिल पा रहे हैं, हमको मुनादी करना हुआ, प्रेयर के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। इस पहल को लेकर प्रशासन की बहुत ही अच्छी पहल बताई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर की ओर से दिए गए इस लाउड स्पीकर का उनके स्कूलों में प्रयोग होगा। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए। गोरखपुर से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश की सबसे बड़ी विधानसभा अब पेपरलेस हो गई है। 403 सदस्य वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान के तहत कामकाज करेगी। 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से हाईटेक होगा। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब सभी कुछ टैबलेट के माध्यम से होंगे। इतना ही नहीं, आम जनता भी सदन में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लाइव ट्रैक कर सकेंगी। इसके लिए विधानसभा में सभी सीटों पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कुछ ऐसे इशारों में कह दिया जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लाजमी हैं। यूं तो अखिलेश और योगी में अक्सर तनातनी, जुबानी जंग, वार पलटवार होते रहते हैं। फिर चाहे चुनाव का मैदान हो, कार्यक्रम हो या निजी मुलाकात हो, कभी न कभी चुटकी लेने की आदत है कि जाती नहीं। ऐसा ही कुछ नजारा कल विधानसभा में देखने को मिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर गाहे बगाहे सीएम योगी की काबिलियत पर सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी और मुझे अलग से इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अखिलेश के इस बयान को विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जब अखिलेश यादव ये कहा करते थे कि हमारे मुख्यमंत्री को टैबलेट भी चलाना नहीं आती। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनके हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। और मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि जो आईटी का जितना भी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश की सबसे बड़ी विधानसभा अब पेपरलेस हो गई है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान के तहत कामकाज करेगी।
23 मई से शुरू होने वाले विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से हाईटेक होगा। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब सभी कुछ टैबलेट के माध्यम से होंगे। इतना ही नहीं, आम जनता भी सदन में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। अखिलेश यादव ने ये विधानसभा को लेकर तारीफ भी की। मुझे याद है जो पुराने स्पीकर थे हमारे, उन्होंने भी शुरुआत की थी कि विधानसभा में जो हमारी लाइब्रेरी है उसको ई लाइब्रेरी बनाया जाए, कैसे नेटवर्किंग हो सके, जो हम आपस में कंप्यूटर से जुड़ सके। और आज एक कदम और आगे जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी या टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देंगे, उतना ही हमारे काम करने में आसानी रहेगी। पूरा का पूरा एक जगह जानकारी मिलना। मुझे याद है कि जिस समय मैं डायल 100 योजना का शुरुआत कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते थे, कारण कुछ भी हो। जब फाइल देखी गई तो उसमें बहुत बड़ी नोट लिखी हुई थी कि इस टेक्नोलॉजी के हो जाने से ये होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जो चीजें लिखी गई थी उन चीजों को जवाब देते हुए और डायल 100 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम आज अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। इसके लिए विधानसभा में सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधानसभा की शुरुआत की। सभी सदस्यों के सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। इन टैबलेट को सदस्य और मंत्री अपने नाम या फिंगरप्रिंट के माध्यम से खोल सकेंगे। इतना ही नहीं, ई विधान ऐप के तहत विधानसभा की कार्यवाही ऑनलाइन देखी जा सकेगी। लोग अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्न, मंत्रियों के जवाब और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। लेकिन एक तरफ जहां इस हाईटेक विधानसभा की चर्चा हो रही है, तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के, और प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। वहीं अखिलेश की बयान की भी चर्चा जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर उद्घाटन कार्यक्रम में दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने इशारों में अखिलेश पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए होना चाहिए। राजनेता अब विश्वास और असम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सदन है जो हमें विश्वास का प्रतीक बनाएगा। यहाँ की चर्चा, यहाँ की गंभीर चर्चा, यहाँ पर प्रभावी चर्चा हमें सम्मान का प्रतीक बनाएगी और उस प्रतीक के रूप में हमें उभरना है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 6 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दुर्लभ अवसर आ रहा है जब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्राप्त होगा। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के भी अपने अपने तर्क नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां अखिलेश के बयान पर सवाल उठा रही है और साथ ही नसीहत भी दे रही है। जो 2 दिन से लगातार प्रबोधन का कार्यक्रम जो चला है, मैं तो कहता हूँ नयों के लिए नहीं, सभी को समझना चाहिए। अनुभव हमारे बहुत वरिष्ठ नेताओं ने अनुभव अपना साझा किया है और कोई न कोई बात उसमें से हम लोगों को सीखने को मिलेगी। और जब अनुभव सीखने को मिलेगी तो हम उसमें अपने साकार रूप में लेकर के आम जन के कल्याण के लिए हम उसका लाभ जनता को दे सकते हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत बड़ा उनका लोकसभा का अनुभव, उनका मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल का अनुभव, राज्यपाल महोदय कई बार मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, यहाँ भी राज्यपाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा अनुभव हम लोगों को मिल रहा है। पहले मोदी जी हमको लोगों को बहुत अनुभव दे चुके हैं, अब हमारे जो कई बार के लगातार 9-10 बार के लगातार विधायक और जो कई बार मंत्री रहे हैं, उनका अनुभव मिल रहा है। प्रैक्टिकल का जो अनुभव मिलता है
उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे काम करने में आनंद भी महसूस होता है। धन्यवाद। अखिलेश के बयान की पर्दापोशी सपा के नेता यूं कर रहे हैं जैसे अखिलेश यादव ने जो कहा सिर्फ वो समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। सपा नेताओं के मुताबिक देखा जाए तो अखिलेश यादव के बयान में ऐसा कुछ नहीं जिसको लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जिनको लंबा अनुभव होता है, मुख्यमंत्री जी सांसद भी रहे हैं और फिर दूसरी बार के मुख्यमंत्री हमारी गवर्नर साहिबा ने भी आज हमने भाषण दी। देखिए हम सब नए विधायक जो होते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चौथी बार विधायक हुए, हमारे साथी भाई भी, तो नए विधायकों को एक विधायिका की गरिमा, इस सदन की गरिमा और मंत्रियों से कैसे सवाल पूछा जाए वो भी आपने सुना होगा, आप मौजूद थे, गवर्नर साहब जब बता रहे थे। तो यही सारी चीजें एक अनुभव बनाती है। कहते हैं ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता, तो ज्ञान बांटने से दुनिया चल रही है। आज माशाल्लाह हमारे साथी विधायक जो नए विधायक आए उन्होंने सीखा भी होगा। तो एक बहुत अच्छी सी कहावत है जो मैं मानता हूँ कि कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, कुछ जमाना बदलेगा जभी दस्तूर बदलेगा। अच्छी चीज है और होते रहना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं। कल आपने सुना होगा जब हमारा ई विधान का कार्यक्रम लागू हुआ था तो उस समय कहा गया था सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव विधानसभा में भी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जिससे पक्ष और विपक्ष में तल्खी कम होने के बजाय बढ़ाने का काम करती है। चुनाव में भी कटाक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निशाना और अब विधानसभा में सीएम योगी की योग्यता पर इस तरह से तंज करना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी में अनुभवी जिला न्यायाधीश करेंगे। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कमेटी का गठन करना 1991 के पूजा अधिनियम के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध है। ऐसे में अब कई तरह की सियासत भी शुरू हो चुकी है। साथ में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना जरूरी है। ज्ञानवापी केस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जिला जज को ट्रांसफर करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय संगत है। सर्वे की रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में वजू की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया भी सील रहेगा। जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। 15 में चूंकि सब मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई अब वाराणसी कोर्ट में ही होगी। विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, आधे लोग फाउंटेन के आधे लोग शिवलिंग के हैं और पता कुछ न चले, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मांग करूंगा, चाहूंगा कि अब चूंकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे। वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसका 17 मई का शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा का आदेश जारी रहेगा। वजू के इंतजाम करने को कहा गया है। हम इस आदेश से खुश हैं। ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का,
जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम पक्ष और असदुद्दीन ओवैसी ने जिला अदालत में सुनवाई पर आपत्ति जताई थी। फाउंटेन 500 साल से प्यारे, हाँ फाउंटेन सुनिए सुनिए प्यारे सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहाँ पे 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे। 300 साल बोला, 500 हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में ही होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सर्वे कमीशन पर सवाल उठाया है कि साथ ही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है तो फिर मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, ज्ञान वापी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से वाराणसी कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण मामले को अपने अधीन लिया हुआ है। उन्होंने बनारस कोर्ट को भी हिदायत दी है कि इस मामले को हम देख रहे हैं, वो कार्रवाई स्थगित करें। जो मस्जिद के अंदर नमाज करने की इजाज़त उन्होंने मुस्लिम पक्ष को दी और शिवलिंग जहां निकला है उसकी हिफाजत का जिम्मा भी वहां की स्थानीय पुलिस को दिया है। सारा मामला अदालत में विचाराधीन है। जनता दल यूनाइटेड का इन प्रश्नों पर पुराना स्टैंड है। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद था तब जनता दल यू का प्रस्ताव था कि या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें सब पक्षों को मान होना चाहिए या फिर हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक लोग बैठ करके इस मसले को सुलझाएं। सड़कों पे नारे लगाने से, विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई करने से इन समस्याओं का हल नहीं निकलता। दावे प्रतिदावे जो किए जा रहे हैं, दावे प्रतिदावे शालीन तरीके से अदालत में किए जाएं तो बेहतर है बजाय सड़कों। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं इसके जरिए दूसरे पक्षकार गड़बड़ कर सकते हैं। स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है। अहमदी ने कहा कि 500 साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे बरकरार रखा जाए। ऑर्डर 7 के नियम 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिला न्यायाधीश को सुनना चाहिए। जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना सभी पक्षकारों के हित में होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि उनको निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई कर रही है। उसकी पूजा करने का अधिकार मिले। हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी। कुलपति जी, आप सोमवार को एक सिविल सूट दाखिल करने जा रहे हैं जिसमें आप मांग कर रहे हैं कि हमें भगवान शिव की पूजा का अधिकार दिया जाए। जी एकदम पक्का मैं दाखिल कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी है, इसके मालिक जो महादेव हैं और मुझे बाबा ने प्रेरणा दिया कि आप ये बताइए कि लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए सब के लिए कर रहे हैं, आप अपने आराध्य देव देवादेव महादेव के लिए एक अदालत, शर्म की बात मुझे अदालत से मांगना पड़ रहा है, जबकि यह अधिकार मेरा स्वयं प्रदत्त है, संविधान की धाराओं में प्रदत्त है। संविधान की धारा 25, 26, बी या डी में प्रदत्त है। हम कुछ भी कर सकते, हम धर्म गुरु, हमारे पूर्वजों का है मंदिर है वो, क्योंकि हमने दिया था उसको, उसका चलता था व्यवस्था, मंदिर में लोग आते जाए सेवा बोलो। यूपी स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।